Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's been a long time since I uploaded any video on this channel. So now we are going to start a new playlist named as a quantum computing, as here name suggests. Similarly, like the machine learning playlist, which was going earlier, that will be also continued with this one also. तो अभी हम लोग तीन प्लेलिस्ट पे काम करेंगे पैरेलली. One is quantum mechanics, another is quantum computing, and a third one is AI/ML. That is started with the machine learning, and then we'll reach up to the generative AI and agentic AI. I hope everything will goes fine और सारे lectures वगैरह timely upload होते रहे. तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग का लेक्चर 1 है. ठीक है, तो इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे, ये समझेंगे कि कंप्यूटिंग होता क्या है. पहली बात तो क्लासिकल कंप्यूटर्स बने कैसे, फिर क्लासिकल कंप्यूटर जो हम अभी तक यूज कर रहे हैं, वेदर दे आर सुपर कंप्यूटर्स और पैरेलल कंप्यूटिंग, जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं टिल डेट, उनमें ड्रॉबैक्स क्या है. वाई वी नीड क्वांटम कंप्यूटर्स. ऐसा नहीं है कि बस कोई बैठा था उसको माइंड में आया कि क्वांटम कंप्यूटर्स बना ले. कुछ ड्रॉबैक्स होंगे क्योंकि ह्यूमन नेचर है. फर्स्ट वी सेट द प्रॉब्लम, देन वी यूज टू फाइंड द सॉल्यूशन. तो कुछ तो प्रॉब्लम्स आई होंगी. तो विल स्टार्ट विद द क्वांटम कंप्यूटिंग लेक्चर 1. तो इसको पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं कंप्यूटर्स को लेके और कंप्यूटिंग को लेके. तो इसमें एक वर्ड है कंप्यूटिंग. ठीक, इस पे हम थोड़ा टाइम बाद आएंगे. आज का जो लेक्चर है लेक्चर 1, दैट विल बी सम व्हाट यू कैन से दैट मोटिवेशन ओनली, कि हम क्यों जाना चाहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ एंड व्हाई इट इज वेरी पावरफुल, येट अभी भी बन नहीं पा रहा, इसमें क्या क्या इश्यूज है. ठीक है, तो जितने भी आपके क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, क्लासिकल कंप्यूटर्स कहने का मतलब आप जो कुछ भी आज यूज कर रहे हो, दे आर नोन एज अ क्लासिकल कंप्यूटर्स. अब क्लासिकल एक वर्ड है और एक क्वांटम वर्ड है, याद रखना. दिस वन इज क्वांटम वर्ड एंड क्लासिकल वर्ड. तो क्लासिकल मीन्स टू से दैट कि हम जब डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे. मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल का मीन्स टू से दैट कि विद द मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स, हम लोग जो चीजें देख सकते हैं, बिल्डिंग्स, कार्स एंड दोस थिंग्स, उनको मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. जहां पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई होती है, हम उसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल थिंग्स, क्लासिकल डायनेमिक्स, जो कि सिंपली मीन्स टू से दैट कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजें चलती हैं. तो क्लासिकल कंप्यूटर्स में होता क्या है कि हम कोई भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जिसको हम प्रोसेस करना चाह रहे हैं यूजिंग सम कंप्यूटिंग प्रोसेस, लाइक कि कोई भी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोशन हो गया, उसका रोटेशन हो गया, या फिर कोई नेचुरल फेनोमिना हो गया, हम उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना चाह रहे हैं, दैट इज डन बाय यूजिंग क्लासिकल कंप्यूटर. तो उसमें अगर हम मैं थोड़ा सा हिस्ट्री ले जाऊं तो होता कैसे है क्लासिकल कंप्यूटर्स में भी. सभी को इतना पता है कि क्लासिकल कंप्यूटर्स गोज विद द बाइनरी नंबर्स 0 and 1, पर उसके पीछे भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि होता क्या. तो क्लासिकल कंप्यूटर्स में हम करते क्या है, वी यूज टू सॉल्व, हम सॉल्व करते लीनियर इक्वेशंस को. अब पहले तो प्रॉब्लम सेट करेंगे, फिर हम उसकी लीनियर इक्वेशन सेट करेंगे, फिर उनको सॉल्व करने के बाद जो कुछ भी हमें डेटा या फिर इन्फो आएगी उसको, डेटा को स्टोर करेंगे. कहाँ पे स्टोर करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलेस्ट स्टेप. क्लासिकल कंप्यूटर का जो स्मॉलेस्ट स्टेप होता है हम उसे क्या बोलते हैं? बिट. तो हम बिट में स्टोर करेंगे. तो ये हमारा क्या, ये किस लिए यूज होता है? कंप्यूटिंग के लिए. तो क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम आ चुकी है, प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया है मैथमेटिकली, प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के जरिए से सॉल्व कर लिया. वट एवर द थिंग्स वी गॉट वी हैव टू स्टोर समवेयर. तो जो स्मॉलेस्ट स्टोरेज हमने जो बनाया, दैट इज नोन एज अ बिट, विच विल बी यूज फॉर द कंप्यूटिंग प्रोसेस, जो कि कंप्यूटिंग प्रोसेस के लिए यूज होगा. फिर इस बिट को हम कहाँ पे यूज करते हैं? ट्रांजिस्टर्स वगैरह में. आपने देखा होगा जो प्रोसेसर्स आप यूज करते हो क्लासिकल कंप्यूटर्स में, i9, i3, i5, i2, इंटेल का या राइजन का है, तो उनमें होता है कि एक्चुअली क्या है कि उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनका वर्किंग गेट्स के थ्रू होता है, ऑपरेशंस के थ्रू होता है. तो वो गेट्स एंड ऑपरेशंस के थ्रू उनमें स्टोर जो डेटा होता है उसको प्रोसेस किया जाता है. कितना थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा. तो क्लासिकल कंप्यूटर यूज बिट.
अनदर इज क्वांटम कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटर का अगर सिंपल बोलूं तो उसमें हम बिट की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर है तो हमने क्या किया, इससे क्यू वर्ड को बोरो कर लिया और उससे जो डेटा स्टोरेज थिंग बनाई, दैट इज नोन एज ए क्यूबिट। यहीं से क्यूबिट का जन्म हुआ, ठीक है, कि हम यहाँ पर हम क्यूबिट करते हैं। पर जो सबसे मेन प्रॉब्लम है क्वांटम कंप्यूटर में, वो अभी भी यही है कि राइट फॉर्म ऑफ क्यूबिट को पता करना, कि कितने नंबर्स ऑफ क्यूबिट्स की जरूरत है। एक जनरल केस कहते हैं कि जो अगर हम 40 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बनाते हैं तो वो हमारे जो अर्थ पे पॉसिबल प्रेजेंट जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं उनसे भी फास्ट होगा, ठीक है। तो जो राइट नंबर्स ऑफ क्यूबिट्स होंगे उनको पता करना, इट्स स्टिल अ प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उनको होल्ड करना, बिकॉज इनको बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर पे बिल्कुल स्टोर करना पड़ता है उनके फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड वर्किंग, ठीक है। वो तो हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। इतना तो क्लियर आ गया कि क्लासिकल कंप्यूटर्स में हम करते क्या है, मैथमेटिकली प्योर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल की प्रॉब्लम होती है। फिर उसको सॉल्व करने के बाद वी यूज टू हैव टू स्टोर द डेटा समवेयर, दैट इज स्टोर इन द स्मॉलेस्ट यूनिट नोन एज अ बिट। फिर उस बिट को कौन रीड करता है, किसको जाता है, गेट्स एंड ऑपरेशन जो कि फिटेड इन द ट्रांजिस्टर फॉर्म, कहाँ पे, प्रोसेसर। तो ये क्लासिकल कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब बिट में भी हम कहते हैं कि हमारे पास दो ऑपरेशन होते हैं, जीरो और वन, क्लासिकल में। इट जस्ट अ फॉर्म ऑफ अ नंबर। एक्चुअली होता क्या है कि आप जीरो और वन का मतलब होता है कि डेटा स्टोरेज यूनिट है, ठीक है। बाद में इनको आप गेट्स के थ्रू आप इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हो और थ्रू आउट द प्रोसेसर आप डेटा को ट्रांसफर करते हो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाए, ठीक। क्वांटम कंप्यूटर में भी हम बाइनरी, इसको हम बाइनरी फॉर्म बोलते हैं क्योंकि दो है तो दो को हम बोलते हैं बाइनरी, ठीक। यहां पर भी क्यूबिट में भी वी यूज बाइनरी स्टेट। ऐसा मत समझना कि हम यहाँ पे बाइनरी स्टेट यूज ही नहीं करते, यहाँ पर भी हमारे बाइनरी स्टेट होते हैं। वी कैन से दैट टू स्टेट्स, बाइनरी स्टेट का मतलब टू स्टेट, यूनरी नहीं होता है कि एक ही स्टेट हो। बहुत लोग कहते हैं कि हम क्यूबिट में एक ही स्टेट यूज करते हैं, वेदर इट कैन बी जीरो और वन और बिटवीन द जीरो एंड वन, या एक ही टाइम पे जीरो और वन। ऐसा कुछ नहीं है, दो स्टेट्स होते हैं, पर इसमें एक वर्ड यूज होता है कि ये बाइनरी स्टेट आर ऑल्सो नोन एज अ क्वांटम स्टेट। अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्वांटम स्टेट होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा कुछ टाइम बाद आएंगे, इसको थोड़ा और प्रोसेस कराता हूँ आपको कि क्लासिकल कंप्यूटर्स की और डिटेल में हम जाते हैं कि क्लासिकल कंप्यूटर एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। एक वर्ड बहुत फेमस है जब आप क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ोगे, दैट वर्ड इज नोन एज ए मिनिचराइजेशन। अब ये सर होता क्या है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, मिनिचराइजेशन। अच्छा, एक तो आइडिया लग गया होगा कि क्लासिकल कंप्यूटर्स में यू डील विद द बिट्स टू स्टोर डेटा, फिर उनको हमें प्रोसेस करना होता है थ्रू गेट्स एंड operations present in the transistor on our processor. It means that कि हमारे पास जितने ज्यादा बिट्स होंगे उतना ज्यादा फास्ट कंप्यूटर होगा, उतनी ज्यादा स्पीड में हमारा डेटा प्रोसेस होगा। क्लियर कट है। तो अभी हम मिनिचराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो मिनिचराइजेशन में क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पर हम एक ऐसी स्केल पे जाना चाहते हैं हम, क्योंकि अगर हम आपने अगर देखा होगा कि आईबीएम का जो सबसे बहुत पुराना वाला जो सुपर कंप्यूटर, जो कंप्यूटर बनाया गया था, कि दैट वाज लाइक अ घर के बराबर शेप का था, और जिसकी स्टोरेज भी 5 MB के आसपास, या फिर जो कि थोड़ा बहुत हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आज हम कहाँ एक स्लीक कंप्यूटर्स पे आ चुके हैं, लैपटॉप्स पे आ चुके हैं। तो हम कर क्या रहे हैं कि हम अपने प्रोसेसर को बहुत छोटा छोटा, बहुत स्मॉलर साइज में बना रहे हैं, पर उसके प्रोसेसर का साइज छोटा है, पर उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ाते जा रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, आप i9 लेने जाते हो, इंटेल का i9 प्रोसेसर, तो थ्रू यू कैन सर्च दैट कि अगर i9 है तो उसके अंदर करीबन, मान लो अगर 11th 12th जनरेशन का है, तो उसमें 20 बिलियन ट्रांजिस्टर यूज है, फिटेड है 20 बिलियन। i9 का अगर आप 13th जनरेशन ले रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली दे यूज टू से दैट 25 बिलियन ट्रांजिस्टर फिटेड है। तो हमें अगर इसको छोटा और करना है, फास्ट और बनाना है, वी हैव टू यूज बिट्स, मोर एंड मोर बिट्स, मोर एंड मोर बिट्स, और उतने ही ज्यादा उसके लिए हमें ट्रांजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो मीन्स टू से दैट कि हम मिनिचराइजेशन प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम उसको बहुत छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना छोटा, तो उसकी स्केल, फॉर एन एग्जांपल हम नैनो स्केल की अगर मैं बात करूं, 10⁻⁻⁹ मीटर की, दैट इज नोन एज नैनो स्केल। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फेल, या फिर उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठता है। अब बोलोगे सर ये फेल या वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठने का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ।
इसकी पेंसिल को क्या क्लासिकल मैकेनिक्स, इसकी वैलिडिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि ये इस स्केल पे जाके इसके जो लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स का अगर मैं सिंपल, क्लासिकल मैकेनिक्स मींस टू से दैट, कंफ्यूज मत हो ना, वही न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मतलब जो मैकेनिक्स या जो प्रॉब्लम्स न्यूटन्स के लॉज को फॉलो करे, दैट इज नोन एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, अगर मैं बोलो कि एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, आपको एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाना है, आप इसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री को आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग न्यूटोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस। जितने भी आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है, आप उसके इक्वेशंस का यूज करके सॉल्व कर सकते हो प्रॉपरली, उनको लिख सकते हो, उनको स्टोर कर सकते हो और इस डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। फिर ऐसा कोई भी प्रोसेस आएगा, आप उसको बहुत ही स्पीड में सॉल्व कर दोगे। दैट इज, तभी तो हम कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर से इस कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं, हमसे तेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच को बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। अच्छा, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक एक वर्ड है जिसको एआई में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाते समय। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच मींस टू से दैट, जब आपके पास, अगर इसको आप एक इनपुट दो, किसी भी इक्वेशन लिखते हो, जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव अ फंक्शन दैट कैन बी अ इक्वेशन, अगर आप इसको आप कोई इनपुट देते हो और आउटपुट दे, अगर दोबारा वही सेम इनपुट देते हो तो वही सेम आउटपुट देगा, दैट इज नोन एज डिटर्मिनिस्टिक। अगर लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक वो होते हैं, इक्वेशंस होती हैं जिनमें आप इनपुट सेम देते जाते हो पर हर बार आउटपुट अलग आता जाता है, दैट इज नोन एज नॉन डिटर्मिनिस्टिक। पर क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसपे सारे क्लासिकल कंप्यूटर्स चलते हैं, दोज प्रॉब्लम्स आर प्योरली डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच बेस्ड, जिसपे मीन्स टू से दैट कि हर सेम इनपुट पे सेम ही आउटपुट आएगा। इतना क्लियर? थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स, सॉरी क्लासिकल कंप्यूटर्स डील्स विद द सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जिनको हम सॉल्व करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स का यूज करके, फिर उस डेटा को स्टोर करते हैं, फिर प्रोसेस करने के लिए हमें बिट सिस्टम का यूज करना पड़ता है, एंड गेट एंड लॉजिक थ्रू द ट्रांजिस्टर हम अपने प्रोसेसर पे फिट करते हैं उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। कितना क्लियर है? पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर आप 10⁻⁻⁹ या फिर इससे भी छोटी स्केल में जाते हो, जहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड नहीं होती है, यहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ता है? दूसरी तरीके की मैकेनिक्स, दैट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। क्यों? क्योंकि ये जो अप्रोच है दैट इज अ डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, जो कि होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, और आई कैन से दैट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हो तब आप जाते हो माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक का लेवल का मतलब हो गया एटॉमिक लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे आप जा चुके हो। तो वहां पर चीजों का जो अपीयरेंस होता है, अकरेंस होता है, मेजरमेंट होता है, टोटली डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। क्लियर है? तो यहां पर डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ना होके आपका आता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच तो मीन्स टू से दैट कि जहां पर भी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच आएगा वहां पर क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हो जाता है। ठीक है, वहीं पे क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स यही कहती है कि जो होता है वो तो होता है, जो दिखता है वो तो होता ही है, पर जो नहीं दिखता है वो भी हो सकता है। देर इज सम सर्टेन प्रोबेबिलिटी दैट उसके भी होने की। अगर मैं किसी चीज को कहता हूँ कि ये है, आई मीन्स टू से दैट आई एम टोटली सर्टेन, मीन्स टू से दैट आई एम माई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेइंग दैट दिस एग्जिस्ट इज टोटली 100%। पर इट डजेंट मीन्स कि उसकी प्रोबेबिलिटी वहां पर होने की हमेशा 100% होगी, वो चेंज होती रहेगी। तो जहां पर भी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच आएगा वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स आएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाए। ठीक, इतना क्लियर? ठीक, अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाऊं तो एक आपके आइडिया के लिए बताऊंगा, अगर आपको टाइम हो तो पढ़ना कभी। एक चर्च ट्यूरिंग प्रिंसिपल है, चर्च और ट्यूरिंग, ये दो लोग थे। शायद एलन ट्यूरिंग का नाम सुना होगा। यूनिवर्सलिटी कंप्यूटिंग इक्वेशन थीसिस इनकी दी हुई है, जो कि आप ऐसे मान लो कि जितने भी क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो इन्हीं के दिए हुए प्रिंसिपल पे ही चलते हैं। ठीक है, और बाद में चर्च ने उसको थोड़ा और रिवाइज किया था, दैट वाई इट इज नोन एज अ चर्च ट्यूरिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो इनका जो प्रिंसिपल है, इन्होंने कंप्यूटर बनने से पहले ही उसको कैसे उन बहुत सारे जितने भी क्लासिकल के प्रॉब्लम्स थे, जितने के डिक्टेट हो सकते थे, उनकी पहले ही मैथमेटिकल प्रिंसिपल का यूज करके उनको कैसे कंप्यूट करना है वो सॉल्व करके इन्होंने बता दिया था। ठीक है, तो इसमें एक मशीन होती है जिसमें एक हेड होता है, और
यहाँ पे इसमें प्रोसेस करने का होता है, फिर यहाँ से आपका बिट सिस्टम जाता है इस तरीके से 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1। तो ये हेड क्या करता है, ये ऐसे स्लाइटली मूव करता रहता है और ये इस पे टैप करता रहता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और जिससे ये रीड करता रहता है कि 0 1 0 1 जिनको रीड करता रहता है, और इसके थ्रू यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती रहती है। दैट इज द ट्यूरिंग मशीन ऑल्सो है। तो जितने भी क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं वो सारे ट्यूरिंग मशीन पे ही चलते हैं। इतना क्लियर है। तो इसमें एक चीज याद रखना कि हमेशा मोशन एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ मोशन होगा। तो आई कैन से दैट कि जितने भी प्रेजेंट डे के कंप्यूटर्स हैं वो इक्विवेलेंट है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के। तो अगर आपको थोड़ा और आइडिया लेना है, क्लासिकल कंप्यूटर का इन डेप्थ पढ़ना है, तो आप एक बार चर्च एंड ट्यूरिंग प्रिंसिपल को पढ़िए। गॉट इट। अब क्वेश्चन जो हमारा मेन है कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका जो सबसे मेजर जो क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज हम अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करें, हाउ वी कैन इंक्रीज अवर स्पीड, हाउ वी कैन मेक द प्रोसेसेस वेरी ऑप्टिमाइज सच दैट कि हमारी एनर्जी भी सेव हो, टाइम भी सेव हो, ईच एंड एवरीथिंग, और स्पीड भी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप, एक और लॉ है मोर्स लॉ, तो इंटेल के को फाउंडर है गॉर्डन मोरे। ठीक है। तो गॉर्डन मोरे का भी लॉ है कि हर अच्छी चीज का एक टाइम आता है, एंडिंग टाइम आता है। ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि अगर आप देखोगे ना, तो कि स्टार्टिंग जो हुई थी प्रोसेसर्स और ट्रांजिस्टर्स बनाने की, उसमें हर एक ट्रांजिस्टर में हर 18 महीने पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स डबल हो रहे थे। तो अभी जैसे मैंने बोला कि i9 में 20 बिलियन ट्रांजिस्टर्स फिटेड है उसके 11th 12th जनरेशन में। तो हम कितना छोटा जा सकते हैं, क्योंकि जितना हम छोटा जाएंगे इट मीन्स दैट वी आर मूविंग टुवर्ड द एटॉमिक स्केल, वी आर मूविंग टुवर्ड द एटॉमिक स्केल। तब जब हम एटॉमिक स्केल की तरफ मूव ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें फिर अपने क्लासिकल मैकेनिक्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा और क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि वाई गो क्वांटम, वाई गो क्वांटम। ठीक है। हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ क्यों जाए। तो पहली बात तो यह है कि जितने भी क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं उनमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। फर्स्ट वन, क्लासिकल कंप्यूटर्स रिवर्सिबल नहीं होते हैं, नॉट रिवर्सिबल। अब अगर रिवर्सिबल नहीं होंगे तो हमारी एनर्जी को हम ज्यादा लेवल तक सेव नहीं कर पाएंगे। तो जो ट्यूरिंग मशीन है वो अभी अब मैंने जो आपको दिखाया, ये ट्यूरिंग मशीन एक ही, मैंने बोला था ना, एक ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ये रिवर्सिबल नहीं होती। और जो भी ऑब्जेक्ट, इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप और कंप्यूटर हीट करते हैं, उसमें से हीट एग्जिस्ट होती है, डिसिपेट्स होती है, और जो भी, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी यही कहती है कि जो भी डिवाइस हीट डिसिपेट करेगा वो कभी रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता। तो ट्यूरिंग मशीन इज नॉट रिवर्सिबल। बट क्वांटम, एवोल्यूशन इज टोटली रिवर्सिबल। अगर जब क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर्स अभी गो थ्रू करेंगे तो हम बताएंगे, प्रूफ करेंगे कि कैसे रिवर्सिबल होता है। तो क्लासिकल बिट यूज करता है आपका 0 and 1, और क्वांटम मैकेनिक्स में आपको यूज करते हो, जैसे मैं अगर बोलूं कि क्लासिकल यूज करता है 0 और 1, क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम क्यूबिट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्यूबिट बोल देता हूँ, दिस इज अवर क्यूबिट। तो इसको अगर मैं बनाने का तरीका बोलूं तो ये एक ही टाइम पे 0 भी हो सकता है, इसका पहला स्टेट, दूसरे टाइम पे ये 1 भी हो सकता है, और या फिर इसका कोई भी दूसरा स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है जहां पर ये 0 या 1 अकॉर्डिंग टू टाइम ये अपने आप सजेस्ट करके इसको ले सकता है। तो हम इसको एक स्टेट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इस पे जाना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिटी पे मत जाइए कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। थ्रू आउट द लेक्चर्स वी विल कम टू नो व्हाट आई वांट टू से विद दिस। ठीक। तो अभी क्या है कि आप डेटा स्टोर करते हो सिर्फ दो तरीके के में, बिट्स का यूज करके 0 and 1। यहाँ पर वही चीज है, टू क्वांटम स्टेट एंड 0 1। तो वही क्वांटम मैकेनिक्स कहती है 0 अगर है, इट डजेंट मीन कि 1 नहीं हो सकता। तो 1 के होने की भी प्रोबेबिलिटी है, अगर 1 है तो इट डजेंट मीन कि 0 नहीं हो सकता, उसके भी होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब हम इसी मैकेनिक्स को अगर हम कैसे भी कंप्यूट या फॉर्मुलेट कर सके कि अकॉर्डिंग टू द नीड, अगर वो, क्योंकि अगर 0 है तो उसकी कुछ सर्टेन प्रोबेबिलिटी होगी, तो 1 की भी कुछ सर्टेन प्रोबेबिलिटी वहां पर रही जरूर होगी, 90-10 हो गई या 10-90 हो गई। तो वो अकॉर्डिंग टू द नीड वो उसमें ट्रांसफर हो सके एक ही टाइम पर, और जिससे हमारा क्या हो, एनर्जी सेव हो सके और कंप्यूटिंग फास्ट हो सके। ठीक है। तो क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है कि हम ये जो बिट सिस्टम है
इस पे बेस्ड हम जो ट्रांजिस्टर्स बनाएंगे उनकी एक लिमिट होगी, क्योंकि ये सब क्लासिकल पे चलते हो, क्लासिकल एक लिमिट के बाद फेल हो जाता है। तो हमें किस पे मूव करना है, क्वांटम मैकेनिक्स पे। जो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स पे मूव करेंगे तो हमको उसके ही प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब ये सोचो कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो रिवर्सिबल भी है, एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पे हम टू स्टेट तो यूज कर रहे हैं, पर वो उसमें से कौन सा स्टेट कब यूज होगा डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑल्सो। तो हमने यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि हम एक ही सिंगल स्टेट पे चलते हैं जो कि 0 और 1 दोनों, ठीक है। तो वहां से भी हमारी स्पीड फास्ट होगी, और एटॉमिक लेवल पे सारे हम इसको हम फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं, इसके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कंप्यूट कर सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग दिस हम क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे लाइक क्वांटम कोहेरेंस हो गया, क्वांटम इंटेंगलमेंट हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है क्वांटम कंप्यूटिंग में। तो वी विल कम टू नो दैट in further lecture. So this, though today's our first lecture was basically about the history and why we go quantum, क्यों पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स, सॉरी क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। और अपकमिंग टेक्नोलॉजी यही है, इन सम फ्यूचर्स आई बिलीव दैट कि कम सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स अगर बिल्ड हो जाता है, क्योंकि इसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं क्या नहीं आती, वो लेक्चर्स में समझेंगे कि ये जो बिट्स हैं बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन्स होते हैं, तो या फिर एटम्स के स्पिन है, तो इनको कैसे प्रिजर्व करना है, कब अप एंड डाउन होंगे, कैसे क्या होगा, तो ये सारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। सो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आएगा थोड़ा बेसिकली क्लासिकल कंप्यूटर्स के बारे में भी, और क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है और किस पे चलता है, और व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली। तो जो सेकंड सीरीज है क्वांटम मैकेनिक्स, आई विल ट्राई टू मर्ज विद दिस। तो मैं इसमें क्या करूंगा, जो भी क्वांटम मैकेनिक्स का जो टॉपिक यूज होने वाला होगा तो उसको यही पढ़ाऊंगा क्वांटम मैकेनिक्स। देन वी विल प्रॉपरली मेक अ सीरीज which is a blend of quantum mechanics plus quantum computing you can say that, जो कि शायद मेरे हिसाब से अभी प्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।